को बता दें कि एयरटेल नेटवर्क पर साइबर अटैक की आशंका जताई जा रही है। एयरटेल के कॉल इंटरनेट सेवा पर भी असर पड़ा है। दिल्ली, एनसीआर, जयपुर, कानपुर में ये सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अहमदाबाद, सूरत, मुंबई में एयरटेल सेवा डाउन रही है। हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता में भी एयरटेल का नेटवर्क डाउन रहा है। इसलिए फ़ोन करने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि डाउन डिटेक्टर के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, जयपुर, कानपुर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में एयरटेल के जो ग्राहक हैं वो एयरटेल के ग्राहकों को इस समय नेटवर्क की परेशानी हो रही है, इंटरनेट की परेशानी हो रही है। और दिल्ली, एनसीआर, जयपुर, कानपुर और बेंगलुरु, कोलकाता में ग्राहकों को इस समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को 18 अगस्त यानी कि 4:30 बजे से ये सेवा बाधित होने के कारण अब करीब 3662 शिकायतें प्राप्त हुई थी। पवन दुग्गल, साइबर एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, आखिर इसे कैसे देखें, इस परेशानी को कैसे समझें? क्या ये कोई साइबर अटैक है? देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये नॉर्मल गतिविधि नहीं है। इसको हम साइबर अटैक की एक स्वरूप मान सकते हैं, लेकिन अभी बहुत अर्ली टाइम है। अभी कहा नहीं जा सकता कि एक्चुअली किस प्रकार से साइबर अटैक हुआ है और क्या क्या उसके तरीके हैं। देखिए, कंपनी तो कहेगी नॉर्मल सी बात है, लेकिन नॉर्मल सी बात ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए इतने सारे बड़े पैमाने पर आपकी सेवाएं उपलब्ध नहीं हो रही। आज हमें समझना होगा कि टेलीकॉम, हालांकि ये प्राइवेट हाथों में है, लेकिन तब भी भारत का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर आपने इस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के आक्रमण को साइबर अटैक का स्वरूप नहीं रिकॉग्नाइज किया, तो आने वाले समय में समस्या आपको ही हो सकती है। देखिए, जब से हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ ये ऑपरेशन शुरू किया, उसके तत्पश्चात हम पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं टारगेट किए जा रहे हैं भारतीय नेटवर्क्स। और अभी एयरटेल के इन अटैक्स को एक टारगेटेड अटैक ही माना जा सकता है। अभी बहुत अर्ली डेज हैं, तो कहा नहीं जा सकता कि साहब एक्चुअल अटैक हुआ है या नहीं हुआ है, क्या नॉर्मल सेंध है, क्या नॉर्मल एक टेक्निकल फॉल्ट है। वो तो आने वाला समय बता पाएगा। तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन मैं मानता हूं कि जब इस तरह की घटनाएं जब घटित होती हैं, तो एक राष्ट्र होने के नाते मैं उसे लाइटली नहीं ले सकता। मुझे उसके इफेक्टिवली उसको इन्वेस्टिगेट करना है, देखना है क्या इसमें कोई ऐसे पहलू तो नहीं है जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना है। और अगर है, तो क्या मैं इस प्रकार के अटैक को साइबर टेररिज्म का स्वरूप मानूंगा या नहीं मानूंगा। देखिए, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में साइबर टेररिज्म आज डिफाइंड है। जब इस तरह के आक्रमण होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में दहशत फैलनी शुरू हो जाती है। और जब उद्देश्य ही किसी आक्रमण का होता है कि लोगों के हृदय में दहशत फैलाई जा सके, तो वो साइबर टेररिज्म के तहत आता है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लाल किले के प्राचीर से जब भाषण दिया है, तो उन्होंने अपने भारत की डिजिटल प्रभुता और अखंडता को सशक्त करने की दिशा में बात कही है। और देखिए, उसके कुछ ही दिनों बाद इस तरह की घटना घटित हो जाती है। मुझे समझना है कि देखिए, आज भारतवर्ष कहीं ना कहीं एक टारगेट बना हुआ है विभिन्न प्रकार के स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स से। बहुत सारे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स भारत की प्रगति के साथ खुश नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की प्रगति डीरेल की जा सके। इसलिए इस तरह के आक्रमण या इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। हो सकता है ये नॉर्मल टेक्निकल घटना हो सकता है टेक्निकल ओवरचर हो, एक कोई तकनीकी खराबी की वजह से इस तरह की चीज हो रही है। लेकिन आप अपने आप से पूछ लीजिए, ऐसा पिछला मौका कब आया था जब इस तरह की टेक्निकल खराबी हुई थी? और ये टेक्निकल खराबी 15 अगस्त के एक हफ्ते के अंतर्गत ही क्यों होने लग जाती है? तो मुझे लगता है इस तरह की जो विभिन्न पहलू हैं, वो शो करते हैं कि ये नॉर्मल साइबर इंसिडेंट नहीं है। उसे साइबर सुरक्षा में सेंध भी कही जा सकेगी। दुग्गल साहब, यहाँ पर अगर अगर एक अनुमान देखें, तो अब तक जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार 74% ऐसे फोन हैं जो कि फोन नहीं लग पा रहे हैं, कॉलिंग नहीं हो पा रही। 15% नो सिग्नल आ रहे हैं। 11% ने मोबाइल इंटरनेट की समस्या के चलते रिपोर्ट की है। हालांकि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर यानी कि ब्रॉडबैंड को लेकर शिकायत नहीं मिली है कोई, और यह भी बताया जा रहा है कि इंटरनेट फाइबर पर यह इशू नहीं है।
लेकिन ये इशू फोन पर लग रहा है। अब चिंता की बात, जिस चिंता का जिक्र आप कर रहे हैं, उसमें एक परेशानी ये भी है कि कई तमाम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अपने लिए भारत में बाजार तलाश रही हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि स्टारलिंक भी भारत में अनुमति भी मिल गई है। तो क्या ये एक प्रतिस्पर्धा के तौर पर भी इसे देखा जाए? देखिए, आज की तारीख में कुछ भी चीज फिलहाल रूल आउट करना मुश्किल है। डिटेल्ड में तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तब क्लैरिटी मिल पाएगी कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन देखिए, मैंने आज इतनी कोशिशें की अपने फोन के द्वारा, एयरटेल कनेक्शन के द्वारा कॉल्स करने की, मैं नाकामयाब हुआ। तो जब मैं हुआ हूं और जितने और लोग हुए हैं, तो ये नॉर्मल घटना तो घटित नजर आती नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भारत की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंध लगाने का एक प्रयास है। अगर ये प्रयास है तो किसने किया प्रयास, इस पर तफ्तीश करने की जरूरत है। वैसे भी भारत का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम लोगों का कोहिनूर का हीरा है। अगर हम इसका संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो हम भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को सशक्त नहीं कर पाएंगे। इस बात की संपूर्ण क्लैरिटी है। मुझे लगता है कि इस तरह के एपिसोड के साइबर टेररिज्म एंगल को भी एग्जामिन किया जाना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों ने शिकायत करी है वो बहुत कम है। अधिकांश से ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने शिकायत नहीं करी है। मैं अपना ही उदाहरण लेता हूं, मैं सफल हुआ इन कॉल्स को करने में, लेकिन मैंने शिकायत नहीं करी। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद मैं कोई काम में बिजी था, बहुत सारे और लोग बिजी थे। तो मुझे लगता है जो आपके आंकड़े हैं वो जमीनी हकीकतों को नहीं दर्शाते हैं। बॉटम लाइन ये हो रही है कि अब इस तरह की घटना से बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने शिकायत नहीं की पवन साहब, मैंने भी शिकायत नहीं की, मेरे पास भी एयरटेल का कनेक्शन है। लेकिन कंपनी के पास जितनी भी शिकायतें पहुंची हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो इंटरनेट खोलकर और लैपटॉप खोलकर नहीं बैठता है, बहुत सारे लोग दूर दराज के इलाकों में भी होते हैं, लेकिन जितने भी लोगों ने शिकायत की है उन शिकायतों पर उन शिकायतों के आधार पर कंपनी ने कहा है कि हम फिलहाल नेटवर्क आउटेज का सामना कर रहे हैं। अब ये नेटवर्क आउटेज होता क्या है? नेटवर्क आउटेज उस प्रकरण का नाम होता है जहां पर आपका नेटवर्क अलग अलग स्थान पर बैठ जाता है, काम नहीं करता या सुचारू रूप से सेवाएं प्रदान नहीं करता। अब आप अगर इस पूरे एपिसोड को नेटवर्क आउटेज की बात कर रहे हैं, तब तो और ज्यादा क्लियर हो गया कि इसकी साइबर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल इन्वेस्टिगेशंस करनी और ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये केवल एक प्राइवेट कंपनी के नेटवर्क पर आघात नहीं है। ये एक आउटेज एक प्राइवेट कंपनी के नेटवर्क का नहीं है। ये कहीं ना कहीं भारत की सबसे बड़ी या वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज के नेटवर्क पर आघात की कहानी है। कहीं ना कहीं भारत पर आक्रमण के जो एलिमेंट हैं उस पर खंगोलने पड़ेंगे हमें, और जानना पड़ेगा कि क्या इस तरह की घटना वास्तविक तौर पर होनी चाहिए थी या नहीं हुई, और अगर नहीं हुई है तो उसके पीछे कारण क्या है, आउटेज के सोर्सेस क्या थे, उसके पीछे रीजन क्या था, क्या इसका कोई ताल्लुक बाहर बैठे हुए स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ तो नहीं है, क्या कोई विशेष प्रकार से कंप्यूटर कंटैमिनेंट या वायरस या मैलवेयर या स्पाईवेयर तो नहीं डाल दिया कि नेटवर्क पर, जिसके माध्यम से इस तरह की घटना घटित हुई। तो मुझे लगता है कि इसे एक नॉर्मल घटना ना लें तो अच्छा रहेगा। आज वो समय आ गया है जहां पर भारतवर्ष को फूक फूक पर कदम उठाना है। हर तरह की जो घटना घटित हो रही है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, ये पाने के लिए कि क्या कोई बाहर की ताकतें उनके पीछे नहीं है जो भारत को इंस्टेबिलिटी की ओर लेकर जाना चाहती हैं। तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन करने की बात होनी चाहिए। इसमें साइबर टेरर एलिमेंट को भी रूल आउट फिलहाल नहीं किया जाना चाहिए, और अगर साइबर टेरर एलिमेंट हैं तो मुकदमा सेक्शन 66F भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में रजिस्टर होना चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। देखिए, अगर लोग इनोसेंट हुए, बेकसूर हुए तो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आपने पवन दुग्गल साहब, क्योंकि आप अगर फोन नहीं भरते हैं और उसमें थोड़ा सा भी डिले करते हैं तो 50 फोन कंपनी के आ जाते हैं, कंपनी आपसे पूछने लगती है, उसके बाद जुर्माना भी लगा दिया जाता है। लेकिन आपका अगर सर्वर डाउन है या आप आउटरीच का शिकार हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि आईटी, भारत सरकार के आईटी मिनिस्ट्री को इसकी जांच करनी चाहिए, जिससे कम से कम सही बातों तक पता लग पाए कि आखिर क्या कारण है। हालांकि जो जानकारी निकल कर आ रही है, एयरटेल में तो सबसे ज़्यादा शिकायतें आई ही हैं। ज़्यादातर जो यूजर्स हैं
वो एयरटेल के परेशान हुए हैं, लेकिन अगर एनसीआर में देखा जाए तो कुछ और दूसरी कंपनी है, जैसे वीआई है और कुछ दूसरी कंपनी है, उनको भी सामना करना पड़ा है अपने नेटवर्क का। तो ये शो करता है कि केवल एक आइसोलेटेड आउटेज एक पर्टिकुलर कंपनी एयरटेल की नहीं है, ये अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर्स पर आउटेज की जा रही है। तब तो वैसे भी कोइंसिडेंस को बिल्कुल हमें विंडो से बाहर फेंक देना चाहिए। इस तरह का कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि साहब एक कंपनी अटैक हुई है तो दूसरी भी साइड बाय साइड अटैक होगी और ये इत्तेफाक होगा। इत्तेफाक नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि ये घटना आज घटित हुई है, तो मैं तो ऐसा भी समझ रहा हूं कि शायद इस घटना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स भारत में संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए, आप अपने आप को सेल्फ रिलायंट की क्या बात करेंगे, हम तो आपके नेटवर्क को ही बिठा देते हैं। तो अगर इस तरह की घटना घटित हो रही है तो भारत को तो एक और नया दृढ़ संकल्प लेना है। वो दृढ़ संकल्प ये कि हमें अब अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस भारत के टेलीकॉम नेटवर्क्स, भारत के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का संरक्षण करना है। क्यों? क्योंकि उसका सीधा प्रभाव, सीधी कड़ी उसके साथ जुड़ती है भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा की कड़ी। तो मुझे लगता है इसको होलिस्टिकली देखें और साथ ही साथ अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी सरकार को अडॉप्ट करने चाहिए कि जब इस तरह की घटना घटित हो तो विभिन्न स्टेक होल्डर्स को क्या क्या करने की जिम्मेवारी है। क्या केवल शिकायत देने से काम सफिशिएंट हो जाएगा? क्या कंपनी की बातों को हम सही मान लेंगे, या क्या हमारा भी अधिकार है उपभोक्ता होने के नाते कि हमें कंप्लीट जानकारी मिल सके ये साहब हुआ क्या था? क्या अगर ये इस तरह की जो एपिसोड है भारत के विरुद्ध एक आक्रमण है, तो मुझे इसको ज्यादा सीरियसली लेने की निश्चित तौर पर बहुत गंभीर विषय है और इस पर सरकार को जल्द ही स्पष्ट